इसके बाद हम बात करते हैं अन्य व्यक्ति से प्राप्त लाभ, अनुलाभ और पारिश्रमिक। देखिए, यदि उनके बीच में कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है, फिर भी उसे किसी चीज से लाभ हुआ, पारिश्रमिक मिला या कोई अनुलाभ मिले, तो वह सैलरी का पार्ट नहीं होंगे। यानी कि सैलरी का पार्ट नहीं होंगे। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे एक पार्टनरशिप है और उस पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, क्योंकि वो उसका एम्प्लॉय है, लेकिन उसने सैलरी शो करी, उनके बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है, तो एक उदाहरण इसका हमें मिलता है कि साझेदारी में मिलने वाली सैलरी या पारिश्रमिक यानी कि रिमनरेशन, यदि ये कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, तब भी वह सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। समझ में आई होगी बात आपको कि यदि उनका संबंध नियोक्ता और कर्मचारी का नहीं है, फिर भी उसे यदि कोई लाभ मिल रहा है या अनुलाभ मिल रहा है या पारिश्रमिक मिल रहा है, तो वह उसका पार्ट नहीं माना जाएगा। किसका? सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से आपके ये पॉइंट क्लियर हो गए। ओवर टाइम से रिलेटेड यदि बात करें तो सिंपल है, जो भी यदि ओवर टाइम की रेट्स निर्धारित की हुई होगी, तो उसी से ही मिलने वाली सैलरी सैलरी का पार्ट कहलाएगी। तो ये बात क्लियर है। आप जानते हैं कि ओवर टाइम क्या होता है कि अपनी जो एक नॉर्मल टाइम है उससे ज्यादा भी यदि वो काम करता है, तो वो ओवर टाइम में सम्मिलित होता है, और उसकी कैलकुलेशन जो है सैलरी की, वो अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से निर्धारित करती है। उसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, उसके बेस पर उसे सैलरी ओवर टाइम की अलग से मिलती है। वो एक नॉर्मल सैलरी के पर आवर्स के जो घंटे हैं, पर आवर्स सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस तरह से उससे मिलने वाली सैलरी भी काउंट होगी। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमने ये 10 पॉइंट अभी किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिसको हमने समझा, और मैं समझता हूँ आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके कैलकुलेशन की, गणना की, तो हम कितने भाग में बांट सकते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। धन्यवाद।